हाजरीन, आज हमारे और आपके बीच जवां दिलों की धड़कन, नौजवान शायर, खूबसूरत शायर डॉक्टर नासिर अमरोवी हमारे और आपके बीच हैं। मुख्तलिफ अंदाज में हम उनका खैर मकदम करते हैं और मुख्तलिफ अंदाज की शायरी उनकी उनकी पहचान है। तो आज हमारे और आपके बीच में डॉक्टर नासिर अमरोवी हैं, जिनको हम सुनेंगे भी और देखेंगे भी। तो डॉक्टर नासिर अमरोवी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। और बड़ी खुशी हो रही है इस वक्त कि आप हमारे बीच हैं, और आज इंशाल्लाह आपसे बहुत सारे पहलू जानेंगे हम, शायरी के हवाले से भी, अदब के तमाम और पहलुओं के हवाले से भी, और दौरे हाजिर जो है उसमें एक शायर किस तरह से सोचता है, कैसे इस माहौल को ले रहा है, उसके बारे में भी हम आपसे आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम ये करेंगे कि आप ये बताएं, अपनी कुछ अच्छे अशार सुनाएं, वो अशार जिनको सुन करके तमाम नौजवान लड़कियां जो हैं वो मैं देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पे वाह वाह करती रहती हैं इस शेर के साथ पापा के इस्तकबाल करती हूँ कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इश्क है इजहार तो होना इसका इजहार चाहिए, होना आपको चाहिए, चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, और होना अपनी यादों चाहिए, से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। इतवार होना तो चाहिए। आप वो इतवार क्यों नहीं देते हैं? रोज रोज आपकी जो सोशल मीडिया पे बढ़ती हुई फॉलोइंग है, आपके जो अशार हैं, जो नौजवान खासकर लड़कियों की जबान पर रहते हैं, इसको देखकर वाकई बड़ी खुशी होती है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए। तो आप अपने कुछ अशार से शुरू करिए जो वाकई में हम लोगों के दिलों के अंदर उतर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया राना साहिबा। मुझे भी इस सेशन की अलग से खुशी इसलिए है कि आप मेरे साथ इस सेशन को कर रही हैं और आप मेरी अच्छी दोस्तों में हैं। मैं बड़ी आपकी कदर करता हूँ। दूसरा एक अहम रिश्ता आपसे यह है कि आप बाबा की लायक वफायता फर्जंद हैं, बेटी हैं उनकी, और बड़ी एक्टिव हैं आप सोशली तौर पर। तो ये एक ताल्लुक आपसे है हमारा बाबा की तरफ से भी, क्योंकि वो हम सबके सरताज हैं, हमारे सरों के ताज हैं, और हम लोग बहुत अकीदत के साथ जब भी मैं उनसे मिलता हूँ बड़ी अकीदत हमें उनसे है, तो आपसे भी फिर एक ताल्लुक जुड़ जाता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसी एक बहुत एक्टिव पर्सन के साथ आज हम ये सेशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी आपने कहा कि आपके अशार लड़कियों की जबान पर हैं या रोज आपकी फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जहां तक लगता है लड़कियों से ज्यादा लड़कों की जबान पर वो अशार हैं। और शायरी का मामला तो देखिए ये है, और आप तो खुद एक ऐसे घर की परवरिश पाई है जहाँ शायरी आपने जब आंख खुली तो वहां से आपने शायरी देखी है, और आप खुद भी माशाल्लाह अच्छे जी। शेर कहती हैं। अब शायरी जो दरअसल ये शायरी जो है वो जेंडर तो देखती नहीं है। हमारे शेर यकसा तौर पर नौजवानों को पसंद आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और मेरी भी जी। कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि जो एक नौजवानों की बिरादरी है उसकी मैं नुमाइंदगी कर सकूं। अच्छा सुमैया, असल मामला ये है कि मेरे यहाँ जो शायरी है वो बुनियादी तौर पर रूमानी शायरी है, और मैं बहुत जी। कम अपने जो गिरदोपेश के हालात हैं उनसे बहुत कम मुतासिर होता हूँ, या ये कहिए कि मैं समाज को बहुत कम देखता हूँ। मेरा एक शेर है इस जिम्न में, मैं अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ। शेर ये है कि दुनिया का हाल क्या है मुझे कुछ खबर नहीं, दुनिया का हाल क्या है मुझे कुछ खबर नहीं, तुझसे नजर हटेगी तो दुनिया दिखेगी ना, तुझसे नजर वाह। हटेगी तो दुनिया दिखेगी ना। तो बस आप यही मामला, यही माजरा मेरी शायरी का है। मैं दुनिया की तरफ बहुत कमी से देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने समाज या अपने माशरे से बिल्कुल कटा हुआ हूँ या उसकी तरफ नजर नहीं उठाता, लेकिन मैं आम तौर पर जो मेरी शायरी है मैं उसमें समाजी मसाइल या अपने गिरदोपेश के हालात को बहुत कमी से लाता हूँ। मेरे यहाँ जो बुनियाद है, जो मेरी शायरी की असास है, वो रूमान है, वो गजल की शायरी है। अच्छा, मैं गजल का तालिब इल्म हूँ। पीएचडी के लिए भी हमने गजल का मौजू चुना था, और उर्दू के एक बड़ा अहम नाम और जदीद नाम है नासिर काजमी साहब का। नासिर काजमी पर मैंने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, और वो गजल के शायर हैं। तो जो फॉलोइंग आप देखती हैं या जो कमेंट्स आप देखती हैं, या जो मकबूलियत, बहरहाल मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। जो भी मकबूलियत है आज वो सब आप दोस्तों की दुआएं और रब करीम का फजल है। तो वो असल चीज ये है कि जब शायरी हमारे दिलों की आवाज बन जाती है, जब शायरी में हमें लगने लगता है कि यार ये तो वो क्या ना, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने जाना कि जैसे ये भी मेरे दिल में है, तो हमें लगता है अरे यार ये तो मेरे दिल की बात है। आप यकीन जानिएगा
میرے پاس اکثر لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ارے یہ شعر تو بالکل ہماری لائف پر سچا اتر رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی دیکھیے جی کسی بھی شاعر یا کسی بھی فنکار کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کی لکھی ہوئی کہانی، اس کا لکھا ہوا شعر، اس کا لکھا ہوا ناول یا کوئی بھی ادب پارا پڑھنے والوں اور سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا تعلق ان کی زندگی سے ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر یہاں پر فنکار جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے. بہرحال آپ نے جیسا کہ مجھے حکم دیا کہ زیادہ کچھ اس طرح سے کر دیں کہ کچھ اشعار سنا دیے جائیں تاکہ تھوڑا سا کچھ جی بالکل ذہن ارشاد. بھی شاعری کی طرف ہو جاتا ہے اور ایک اچھی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک غزل کے چند اشعار سنا کر میں پھر اس کے بعد آپ بات کریں گے آگے. دیکھیے میں سناتا ہوں. مطلب عرض کیا ہے کہ سندر سندر چہرے والے کتنی باتیں بناتے ہیں، سندر سندر چہرے والے کتنی باتیں بناتے ہیں. نہیں دیکھیے وہ مصرع ثانی ہے. میٹھے میٹھے بول سنا کر جھوٹا پیار جتاتے ہیں، میٹھے میٹھے بول سنا کر جھوٹا پیار جتاتے ہیں، سندر سندر چہرے والے کتنی باتیں بناتے ہیں. واہ بہت شکریہ. سندر سندر چہرے والے کتنی باتیں بناتے ہیں. اور شعر دیکھیے کہ اس کی گلی میں جاتا ہوں تو نظریں نیچی رکھتا ہوں، اس کی گلی میں واہ. جاتا ہوں تو نظریں نیچی رکھتا ہوں، یہ ایسے چہرے ہیں جو اس کی یاد دلاتے ہیں. اس کی واہ گلی واہ میں جاتا ہوں کیا تو بات. نظریں نیچی رکھتا ہوں، کتنے ایسے چہرے ہیں جو اس کی یاد دلاتے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ واہ جانے کیا کیا سوچ کے میں نے خود کو روکے رکھا ہے، جانے کیا کیا سوچ کے میں نے خود کو روکے رکھا ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے مجھ سے سارے جادو آتے ہیں. جانے کیا کیا سوچ کے واہ میں واہ. نے خود کو روکے رکھا ہے، ورنہ سچ تو کمال یہ شعر ہے ہے. مجھ سے سارے جادو آتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور میرے جنوں کی بات نرالی جب میں جنوں میں ہوتا ہوں، میرے جنوں کی بات نرالی جب میں جنوں میں ہوتا ہوں، میری باتیں سن کر سارے دانشور گھبراتے ہیں، میرے جنوں کی بات نرالی جب میں جنوں میں ہوتا ہوں، میری باتیں سن کر سارے دانشور گھبراتے ہیں. یوں تو واہ میں ایک قطرہ ہوں اور قطرے کی اوقات ہی کیا، یوں تو میں ایک قطرہ ہوں اور قطرے کی اوقات ہی کیا، قطرے کی. لیکن رب کا فضل ہے مجھ سے دریا ملنے آتے ہیں. یوں تو واہ میں ایک واہ قطرہ ہوں کی اوقات ہی کیا. بہت شکریہ. قطرے کی. لیکن رب کا فضل ہے مجھ سے دریا ملنے آتے ہیں. اور غزل کا مقطع ہے کہ ناصر میں نے اس سے پوچھا مجھ کو یاد کرو گے نا، ناصر میں نے اس سے پوچھا مجھ کو یاد کرو گے نا، ظالم بولا تجھ جیسے تو کتنے آتے جاتے ہیں، ظالم واہ بولا واہ تجھ جیسے تو کیا بات ہے. کتنے آتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کیا بات جی ہے. بتائیے. بہت ہی عمدہ آپ کی غزل اور بہت ہی آسان لفظوں میں یہ جو شبہ ہے آپ کی شاعری میں جو آج کی نوجوان بے انتہا پسند کرتی آپ کی شاعری میں وہ بات ہے کہ ایک ہی لمحے میں سمجھ میں آ جانے والی اور خاص کر نوجوان ظاہر سی بات ہے نوجوان عمر سے کیا دل سے جو نوجوان ہیں ان سبوں کو آپ کی شاعری بے انتہا پسند. ایک بات اپنے آپ سے کرنی چاہیے اور بھی آپ نے کبھی اس سے نہ تو دنیا نظر آئے. Being a social activist as a سمیہ رانا میں ایکسپٹ کی آپ ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ آپ اب جو ہے موقع ایسا ہے کہ تھوڑی سی نظر عنایت آپ حالات پر کر دیں تو بہتری ہوگی کیونکہ آپ لوگ ادب کے ایسے اس میں ہے مطلب ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے. آپ لوگوں کی رائے آپ لوگوں کا آگے آنا بہت زیادہ مطلب معنی خیز ہوگا اور اس کو آپ جیسے لوگ جب آگے بڑھیں گے تو واقعی یہ ایک الگ ہی انقلاب ہوگا جو اپنے ملک کے فیور میں ہوگا. تو بہرحال میری یہ آپ سے بس ایک مشورہ ہے ایز اے ہوسٹ نہیں
एज अ अदब के उससे नहीं, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपसे इस वक्त की बात कह रही हूँ, क्योंकि आपने मेरा तारुफ करा दिया यहाँ पर तो मुझे कहना पड़ रहा है। खैर बहरहाल, अब मैं आपसे एक सवाल, सीधी सी बात ये करना चाहती देखिए, हूँ मैं एक कि बात कहना आप चाहूंगा, आप इससे पहले आप आगे जी बढ़े, मैं एक बात कहना चाहूंगा। शायर जो जी होता है वो अपने समाज का एक बड़ा फाल शख्स होता है, और उसे ये चाहिए जी शायर को कि अपने आसपास को देखे, और जो हालात हैं समाज के, जो मसाइल हैं आवाम जी के, उन मसाइल को अपनी शायरी में रकम करे। जी मेरे यहाँ शायरी की बुनियाद भले ही जी रोमान है या भले ही रिवायती गजल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आसपास नहीं देखता। और इस बातचीत के आखिर में मैं एक गजल आपको सुनाऊंगा, जिसमें आप महसूस करेंगी कि मैं अपने जी आसपास को भी बहुत गौर से देख रहा हूँ। जी सुमैया। जी। तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि क्या आप तरन्नुम में भी गजलें वगैरह पढ़ते हैं या सिर्फ तहत में ही आप वो है? देखिए, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, वो थोड़ी उम्र भी उस वक्त इस तरह की थी, नौजवानी का आलम था, तो मैं तरन्नुम से पढ़ता था। लेकिन फिर कुछ लोगों का जो उस्ताद शोरा है, सीनियर हमारे अमरोहा में, उन लोगों का ये मशवरा हमें रहा कि भाई जी या तो तरन्नुम बहुत आला दर्जे का होना चाहिए, या तो आपका जी मुजफ्फर वारसी जैसा तरन्नुम होना चाहिए, बहुत आला दर्जे का कुमार साहब जैसा तरन्नुम हो, तो आप तरन्नुम में पढ़िए। वरना अगर तरन्नुम आला दर्जे का नहीं है तो फिर ज्यादा बेहतर है कि आप तहत की शायरी करें, और तहत में भी लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं। तो मैंने फिर आज से 10-12 साल पहले तरन्नुम को बिल्कुल खैरबाद कह दिया हमेश के लिए, और मैं तहत में शेर कहने लगा। और मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि भाई देखो, अगर कोई मर्द बेचारा शेर कह रहा है और तहत में कह रहा है, और फिर भी उसे दाद मिल रही है, तो समझ लो कि वो दाद बिल्कुल खालिस है, कलाम ही कलाम पर है। ना तो वो बेचारा शायरी गा के सुना रहा है, ना और कुछ है, जो कुछ है बस कलाम ही कलाम है। तो मैं तरन्नुम से तो नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ तहत में ही शायरी करता हूँ। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बताई, जो मैं जिन चीजों को गौर करती हूँ कि तरन्नुम बहुत सी खामियों को, शेर की जो अशार में जो खामियां होती हैं उसको कभी कभी छुपा लेता है। अगर आवाज अच्छी है, तरन्नुम अच्छा है, उसकी धुन अच्छी है तो उतना नहीं, लेकिन अगर तहत में पढ़ रहे हैं तो आपने खालिस शायरी करनी है और फिर बिल्कुल उस पर बिल्कुल। दाद मिल जाए तो ये वाकई बहुत ही ज्यादा जेन्युइन दाद होगी, और आप इसके हकदार हैं। इसलिए आपको मुबारकबाद कि आपके अशार माशाल्लाह बहुत दाद पाते हैं, तो आप इसमें कामयाब भी हैं। अच्छा बहुत नासिर साहब, एक बात और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आज का जो माहौल है मुशायरों के हवाले से अगर हम बात करें कि जैसे कि आप समझ सकते होंगे कि डाइस के ऊपर जो कुछ भी, मैं जो भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं उनसे ये बात जरूर पूछती हूँ, क्योंकि एक एक शायर इसका जिम्मेदार है। इसलिए मैं पूछती हूँ, सिर्फ मेरा मकसद ये होता है कि हम सब मिल करके इस माहौल को अच्छा कर सकें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कितना सेटिस्फाइड हैं आजकल के मुशायरों के डाइस के ऊपर के माहौल से? डाइस के नीचे की तो मैं बात नहीं करूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन डाइस के ऊपर का जो माहौल है आप उससे कितना देखिए, इत्तेफाक हमारे रखते यहाँ, हमारे मुआशरे में मुशायरे दो तरह के हैं। एक मुशायरे तो वो हैं जो खालिस अवामी है, जो शहरों में छोटे छोटे कब्जों में, कस्बों में, इवन गांवों में हो रहे हैं, बिल्कुल खालिस अवामी मुशायरे। लेकिन दूसरे हमारे यहाँ कुछ एकेडमिक मुशायरे भी हो रहे हैं, जो ऑडिटोरियम्स में हो रहे हैं, जो हैं ऑडिटोरियम्स यूनिवर्सिटीज में? में हो रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत स्टेजेस पर, जैसे जश्न रेख्ता है, जश्न अदब है, वहां हो रहे हैं, तो वो भी मुशायरे हैं। जी लेकिन जो बद इंतजामी फैली हुई है, वो दोनों स्टेज पर नजर आती है। ऐसे लोग आज मुशायरों में सफ़े अव्वल में बिठाए जाते हैं। मैंने तो एक जगह एहतजाज किया था, एक 16 साल का लड़का, एक 15 साल का लड़का, जो सिर्फ और सिर्फ गाता है। 15 साल का लड़का शेर कह सकता है यार? ऐसे शेर कह सकता है? जब मैंने एक स्टेज पर सफ़े अव्वल में उस लड़के को बैठा हुआ देखा, तो मैंने एहतजाज किया, यहाँ जिस सफ में आपने मुनव्वर राना को बैठाया हुआ है, जिस सफ में राहत इंदौरी बैठे हुए हैं, वहां एक 15 साल का लड़का आपने बिठाया हुआ है शायर के तौर पर। आप इसे शायर मानते हैं? मैंने कहा, ये संजा भी नहीं कर सकता ढंग से, आप इसे शायर मानते हैं? सिर्फ इसका क्या है, गला अच्छा है, लोग कलाम लिख के दे रहे हैं, ये गा रहा है, आप इसे सरों पर चढ़ा रहे हैं। आप सारी दुनिया में क्या पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान के लोग
या मिडिल ईस्ट के लोग आपका मुशायरा देखते हैं और 15 साल का लड़का अपनी गलेबाजी का हुनर दिखा रहा होता है और आप दिल खोल के उसकी शायरी पे दाद दे रहे होते हैं, तो वो लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे, यार कितने बदजौक हो, तुम्हें शायर मुतशायर का फर्क नहीं मालूम, तुम्हें गलेबाज का और शायर का फर्क नहीं मालूम। बिल्कुल शेर कहना शेर कहना शेर कहना खून थूकने के बराबर होता है। मुझे आज 17 साल हो गए, 17 साल से मैं शेर कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब थोड़ा थोड़ा कामयाब होने लगा हूं। मुझे हैरानी होती है जो लोग उर्दू बोल नहीं सकते, जो लोग उर्दू पढ़ नहीं सकते, जो लोग उर्दू लिख नहीं सकते, वो लोग सफ़े अव्वल के शायर हैं, सफ़े अव्वल की शायरात हैं, बहरीन, कतर, दुबई जा रही हैं, लाखों रुपया ला रही हैं और ला रहे हैं, सभी इसमें शामिल है। सिर्फ शायरों का भी ये मामला है। पूछो भाई, उनके बारे में मालूमात करो, तो अभी 1 साल से शेर कह रहे हैं, 1.5 साल से शेर कह रहे हैं, 2 साल से शेर कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आदमी इतनी जल्दी शेर नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे शेर, ऐसी शायरी, आपकी शायरी के लहजे में हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है सरहद पार की। हमारे पास मुसद्दक़ा इत्तलाआत हैं कि कौन किसके कहे शेर पढ़ रहा है। वो लोग जो घरों में बैठे हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं, वो अपनी शायरी बेच रहे हैं, हजारों के हिसाब से गजल बेच रहे हैं, और लोग उनकी गजलें मुशायरों में पढ़ रहे हैं। गलती किसकी है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पब्लिक, सबसे पहले पब्लिक जिम्मेदार है। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक नाम लेती है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमें तो फलां को सुनना है। उसके बाद हमारे कन्वीनर जिम्मेदार हैं, उन्हें मुशायरा कामयाब करना, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, किसी भी लेवल पे जाना पड़ जाए। अब लोग हमसे ये तवक्को रखते हैं, नासिर साहब आपके साथ स्टेज पे फला साहब मौजूद थे, वो तो मुतशायर हैं, फला साहिबा मौजूद थी, वो तो मुतशायरा है, आप उनके साथ स्टेज कैसे शेयर करते हैं? कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं जाना चाहिए था। अरे भाई, अगर हम भी जाना छोड़ दें तो फिर वो स्टेज तो सिर्फ मुतशायरों के नाम का रह जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग हैं, बाबा मुनव्वर राना साहब से भी लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि बाबा उस स्टेज पर तो मुतशायरा बैठी थी, उस स्टेज पर तो मुतशायर बैठा था, आप क्यों गए? अरे भाई, अगर वो लोग भी जाना छोड़ दे फिर क्या वकार रह जाएगा उन स्टेजेस का? तो इसका इसका इलाज ये नहीं है कि शायर जो है, असल फनकार और असल शायर है, वो मुशायरों में जाना छोड़ दे, ये इसका इलाज नहीं है। बल्कि इसका इलाज ये है कि आप आवाम को बेदार करें, आप कन्वीनर्स को बेदार करें। अरे भाई, अच्छी शायरी सुनिए, शायरी को दाद दीजिए, ये गलेबाजी बाजी की रिवायत खत्म कीजिए। ठीक है, शायर अच्छा होता है, वो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग जो खालिस गलेबाज हैं, जिनके यहाँ शायर, अरे तलफ्फुज उनका नहीं है, गजल को गजल वो कह रहे हैं, मुलायजा को मुलायजा फरमाए को मुलायजा फरमाए कह रहे हैं। यार क्या हो रहा है ये सब? आपने, मतलब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब दूसरे लोग इस सब को देखते होंगे तो हमारा क्या तासुर जाता होगा, हमारी कितनी बदजौकी सामने आती होगी। ये सब हम लोग मुशायरों के नाम पे क्या कर रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि मुशायरे और शायरी को अलग अलग चीज बना दिया आज हमने। शायरी अलग चीज है, मुशायरे अलग चीज हैं। आज मुशायरों में क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हैं, सारी दुनिया के सामने, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब लोग मुझसे कहते हैं साहब आप मुशायरों के बारे में निगेटिव बातें इसलिए करते हैं कि आपको मुशायरे नहीं मिलते, आप मुशायरों में नहीं बुलाए जाते। सबसे पहली बात, ये जहन पे जो लोगों के है कि मुझे मुशायरे नहीं मिलते या मुशायरे नहीं बुलाए जाते, उनको चाहिए कि वो यूट्यूब पे जाए और नासिर अमरोवी सर्च करें और देखें कितने मुशायरों की वीडियोस वहां पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं बहुत कम मुशायरों में बुलाया जाता हूं, क्योंकि मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, मेरी मुलाजमत की मजबूरियां, मैं हर जगह नहीं जा सकता। और ये मुशायरों के लिए कि 3-3 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए निकले हुए, एक एक हफ्ते में लौट रहे हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट ये सब थोड़ी कर सकता है। हमें तो भाई डेली ड्यूटी पर जाना होता है। लेकिन असल चीज जो आपने जो सवाल उठाया था ना, आजकल जो कुछ हो रहा है ये बहुत तकलीफ देह है, और किसी भी जेन्युइन फनकार के लिए, किसी भी असल शायर के लिए ये और ज्यादा तकलीफ देह हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारे अवाम की, हमारे सामीन की बनती है। उन्हें चाहिए कि वो अपनी आला ज़ौक़ी का मुजाहिरा करें, वो पहचाने कि भाई कौन शायर है कौन ना शायर है। शायरों की इज्जत कीजिए, शायरों को उनका मकाम दीजिए, उनकी कद्र कीजिए। देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये मैं भी बहुत दिनों से इन सब चीजों पर गौर फरमा रही हूँ, और हत्ता कि नतीजा यहाँ पहुंच गया है कि मेरे पापा इस चीज को पसंद नहीं करते कि मैं इस तरह के पंडालों के मुशायरे में कभी जाऊं। क्यों? जबकि वो खुद एक शायर हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी मुशायरे पढ़े, तो उनसे ज्यादा बिल्कुल उसके बिल्कुल, माहौल को कोई दूसरा जानता भी नहीं होगा। तो नहीं जानता। जिस तरह से मैं चाहती थी रखना, लेकिन फिर
मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है, उस भीड़ का हिस्सा होना, जिस ग्लैमराइजेशन की तरफ उर्दू अदब को ले जाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उस भीड़ का हिस्सा मैं भी बनूं। तो बहरहाल इसमें मुझे खुशी होती है कि मैंने अपने आप को समेट के रखा है। मैं भले मुशायरे पढ़ूं न पढ़ूं, हमेशा उस कलम को जिंदा रखने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। एक बात मैं और ये जानना चाह रही थी आपसे कि जैसे बहुत पहले, आज से देखिए, शायर का कलम, सच्चा शायर वो होता है जिसके कलम से आने वाली कई सदियों तक की बातें निकल आए। बहुत पहले ही ये राना साहब ने ये शेर कह दिया था कि जो शायर हैं वो महफिल में दरी हाँ, चादर वो उठाते मेरे हैं। जहन में आ नहीं रहा था, वो शेर मैंने भी कहीं पढ़ा है। जी, तो वो शेर जो है उसकी बड़ी मुखालफत हुई थी, मुझे याद है, बहुत थी। उस वक्त मुझे पापा ने बताया था कि बड़ी लोग इसकी जो है मुखालफत इस शेर की कर रहे हैं। अजब दुनिया है ना शायर, यहाँ पर सर उठाते हैं, शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। आज वही दौर आ रहा से अगर बात करें, आपका क्या रुख है उन शायरात से जो शो पीस बन करके आके डाइस पर खड़ी होती हैं और फिर भद्दे भद्दे कमेंट्स होते हैं, और उन कमेंट्स के जवाब में भी बड़े भद्दे जवाब दिए जाते हैं डाइस के ऊपर से। क्या उस वक्त ये शायद आपने कहा अवाम की जिम्मेदारी है, क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त डाइस पर बैठे हुए शोरा कराम की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की खवातीन जो उस वक्त वहां पर एक बहुत ही, जिसको क्या लफ्ज बोला जाए, भद्दा किस्म का लगता है देखने में, कि फैमिली के साथ इंसान गया है तो उन मुशायरों में शायद बैठना भी दोबारा नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जो बड़े शायर हैं खास तौर पर वो, क्या आप लोग अब एक पीढ़ी को आगे लेकर के जा रहे हैं अदब की, क्या जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह की शायरात का भी आप लोग मुखालफत करें वहां पर, या एहतजाज करें कि भाई इस तरह से अदब बदनाम हो रहा है या अदब का मेयार नीचे जा रहा है? देखिए, अभी जो इससे पहले हमारी गुफ्तगू हुई, शबीना अदीब साहिबा का कमेंट आया है, मैंने देखा। उन्होंने ये कहा है कि कुछ शायर और कुछ कन्वीनर्स भी इसके जिम्मेदार हैं। और यहाँ जब आपने सवाल उठाया है कि स्टेजेस पर जो कुछ हो रहा है, क्या हमारे सीनियर शायरों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको रोकें या उस पर सदाए एहतजाज बुलंद करें? सुमैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल के शायर मोस्टली प्रोफेशनल हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुशायरे के स्टेज पर कैसा माहौल है। ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। ज्यादातर जी हाँ शायर जरूर। ऐसे हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुशायरे के स्टेज का माहौल कैसा है, वहां कैसे मुकालमे हो रहे हैं, वहां कैसी गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि उन्हें मुशायरे चाहिए होते हैं। उन्हें हर हाल में कन्वीनर की तारीफ करनी होती है, हर हाल में जाहिर करना होता है कि साहब मुशायरा बड़ा कामयाब रहा, ताकि वही कन्वीनर आइंदा उन्हें बुलाए। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, हमारे नाजिम हजरात भी इसके एक बड़े जिम्मेदार हैं। मैंने ये देखा बहुत बढ़िया, अक्सर, बिल्कुल। और मैं बड़े नामों को जानता हूं, लेकिन नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मैं बड़े नामों को जानता हूं कि जब वो किसी शायरा को बुलाते हैं तो ऐसे बुलाते हैं कि अल्लाह की पनाह, पता नहीं कोई बिजली गिरने वाली है, आसमान से कोई परी उतरने वाली है, आखिर क्या होने जा रहा है। आप उसकी शायरी की तारीफ नहीं करते, आप हुस्न जमाल की तारीफ करके बुलाते हैं। एक शायर, एक नाजिम, बहुत बड़े शायर भी थे, अल्लाह उन्हें बख्शे, उन्होंने मेरी आंखों के सामने, मैं सुन रहा हूं बैठा हुआ, वो कह रहे फला साहिबा स्टेज पर तशरीफ ला चुकी हैं, अब आपके सुनने और देखने दोनों का इंतजाम हो चुका है। ये क्या हो रहा भाई? आपने मुशायरे को क्या बना दिया? आप शायरा को देखने का इंतजाम बता रहे हैं? आप क्या क्या माहौल क्रिएट कर रहे हैं आप स्टेज पर? मुशायरों में जुमले आते हैं, मुशायरों में फिक्रे आते हैं, लेकिन हद अदब मलहूज रखी जाती है। हर चीज की एक लिमिट होती है। छेड़खानी नहीं चल रही होती है। बिल्कुल। शायरा स्टेज से माइक से पढ़ रही है और आवाम से उसे जो है वो ईव टीजिंग हो रही है, आवाम से उसे छेड़ा जा रहा है। नाजिम साहब भी बराबर के मजे ले रहे हैं, पीछे बैठे हुए शायर लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। आपने क्या बना दिया मुशायरों को? फिर मुशायरों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैं वो लफ्ज दोहराना नहीं चाहूंगा, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसे सही इस्तेमाल करते हैं ना। आप इतराज क्यों करते हैं? आपने बनाया क्या है? आप ये देखिए ना, सीनियर शायर भी बैठे हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो एहतजाज करने का हौसला रख पाते हैं। एहतजाज करते भी हैं, ऐसा नहीं है, हमने एहतजाज करते हुए भी देखा है लोगों को। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि ज्यादातर शायर प्रोफेशनल है और वो ये चाहते हैं कि उनकी बात कन्वीनर से न बिगड़े। मुशायरा कैसा हो रहा है उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता।
اسٹیج کا ماحول کیسا ہے انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کا اپنا کام بننا چاہیے, ان کا لفافہ ملنا چاہیے, اور اگلے مشاعروں کے لیے کنوینر سے سیٹنگ ہونی چاہیے, ان کا کام بڑھیا ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں اس ماحول کو بگاڑنے میں اور ہماری جو یہ مشاعروں کی تہذیب ہے, اس تہذیب پر بٹا لگانے میں عوام بھی ذمہ دار, کنوینر بھی ذمہ دار, ناظم مشاعرہ بھی ذمہ دار, اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوسرے شاعر بھی ذمہ دار. ہر مشاعرے میں ایسا نہیں ہوتا. بہت اعلیٰ درجے کے مشاعرے ہم نے دیکھے ہیں, جامعہ کے مشاعرہ ہم نے دیکھا, JNU کے مشاعرہ ہم نے دیکھا, اور دیگر آڈیٹوریم کے ہم نے غالب اکیڈمی کے مشاعرے ہم نے دیکھے. بہت اچھے مشاعرے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم لوگ شاعر برادری چاہے ان ماحول کو سدھارنا, خاتون ہے, آپ خاتون کی شاعری کی تعریف کر کے بلائیے, آپ اس کے نسوانی لہجے کی تعریف کیجئے, لیکن آپ اس طرح اسے بلاتے ہیں کہ دیکھنے والے آنکھیں کھول لیں, آنکھیں پھاڑ لیں. ارے بھائی, آپ عورت کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا بنا دیا بھائی عورت کو؟ اسے شاعرہ رہنے دیجئے نا. آپ کیوں اسے یہ سب بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ پھر آپ یہ سب کرتے ہیں تو وہی سارا اثر سننے والوں پر پڑتا ہے, پھر وہی پورا ماحول ایک کریٹ ہو جاتا ہے. اوپر سے آ کے شاعرہ صاحبہ, دیکھیے رومانی شاعری سب کرتے ہیں, شاعرہ صاحبہ رومانی شاعری سنا دیتی ہیں تو پھر وہ اور زیادہ واہ واہ ہونے لگتی ہیں, اور اس پر فقرے آنے لگتے ہیں, جملے آنے لگتے ہیں. تو بھائی یہ چیز بہت غلط ہے. شاعرہ کو عزت دیجئے, وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بہو ہے, وہ کسی کی بیوی ہے, اسے شاعرہ کے طور پر بلائیے. اسے بلانے سے پہلے حسن و جمال کی تعریفیں مت کیجیے, اسے بلانے سے پہلے لوگوں پر یہ تاثر مت ڈالیے کہ صاحب آپ کے دیکھنے کی چیز ہم بلا رہے ہیں. لاہور پڑیے ان سب چیزوں پر. شاعرہ دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے, وہ شاعرہ ہے, اسے سنیے, اس کو آپ وہ مقام دیجیے جو اس کو ملنا چاہیے. ناصر صاحب, اس کے دو پہلو ہیں جو آپ نے بات کی. ایک تو یہ کہ جو نظامت کر رہے ہیں, جو صاحب جن شاعرہ کو آواز دے رہے ہیں, وہ ایک گلیمرس ڈائلاگ بول کر کے اس میں شاعرہ کے پاس اپنا کلام اتنا معیاری ہو تو اس کلام کی تعریف کر کے بلایا جائے. ایک چیز, جس طرح کا لباس اور باڈی لینگویج ہوتی ہے اس میں تو شاید یہی ڈائلاگز بولے جا سکتے ہیں کہ مجسمہ پری کا اتر رہا ہے اور وہ تشریف لائیں. ایک دوسری چیز یہ کہ اس پر شاعرات کیوں آبجیکشن نہیں کرتی ہیں. میں بار بار یہ بات بولتی ہوں کہ آج کی تاریخ میں اگر میں کسی مشاعرے میں جاؤں, مثلاً کوئی مجھے بلا لے بھولے بھٹکے, اور اس کے بعد مجھے کوئی دیکھنے کی چیز کہہ کے بلائے, میں وہیں پہ اسٹیج پہ آبجیکشن کروں گی کہ صاحب میں دیکھنے نہیں, میں صرف سنانے آئی ہوں, اور اپنا کہا ہوا سنانے آئی ہوں, یہ میری غزلیں ہیں, اس پر داد دیتے ہیں. آپ وہی بولا, سامعین کی بھی ہے, ناظم مشاعرہ کی بھی ہے, کلندر کی بھی ہے, اوپر بیٹھے شاعرہ کی بھی ہے. ہم سب کو مل کر کے اس ماحول کو کرنا پڑے گا. جیسے وہ آپ نوجوان ہیں, بہت انشاءاللہ مزید کامیابیاں عطا کرے, اور آپ اس سے ضرور, آپ بھی مجھ سے جو ہو سکے گا میں بھی اس میں کوشش کروں. ایک بات اور, آج کے جو ماحول ہے جس قسم کا, اس حوالے سے جو میرا نظریہ ہے, بڑا پرسنل کوشچن ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کچھ لائنس سنی تھی کہ کوئی جامعہ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کہیں ہے اس کے بلاگس, تو اس کے فرینڈ سے چل گیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ شاعری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں, جیسے میں مثلاً میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پڑوسی ملک جو بہت ہی ادنا سا ہے, ہمارے آگے کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہے, کبھی ہمارے ہی ایک ہمارا ہی عزو ہوا کرتا تھا, آج ان کے وہاں شاعروں کی بڑی بڑی لسٹ. مطلب میرے گھر کے بچے ان سارے نوجوان شاعر اور شاعرات کو جانتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسی پیداوار کیوں نہیں ہو؟ ہمارے ملک میں کیا اس طرح کا ذہن نہیں رہ گیا, اس طرح کے سامعین نہیں ہیں, یا اس طرح کے استاد محترم نہیں ہیں جو اچھی تراش کر کے غزلیں نکلوا سکیں اپنے شاگردی سے؟ کیا مقصد ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آج جب مجھے کو کسی اچھا سا کچھ سننے کا دل کرتا ہے موبائل پہ, انٹرنیٹ پہ, تو میں تمام ہیں تہذیب حافی ہیں ان کو کھول لیتی ہوں, کبھی کبھی کئی ہیں ایسے نام, تو یہاں پر وہ لسٹ کیوں نہیں آ پا رہی ہے سامنے؟ دیکھیے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور آپ نے جو کہا کہ ہمارے مقابلے ایک ادنا ملک ہے, ہمارے سامنے کھڑا ہونے قابل نہیں, وہ آپ جغرافیائی اعتبار سے کہہ رہی ہیں یا سیاسی اعتبار سے کہہ رہی ہیں, میں نہیں جانتا. لیکن میں یہ جملہ یا یہ الفاظ اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے نہیں دہراتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے
اور जिस तरह के शायर और शायरात हमारे सामने आ रहे हैं, हम लोगों को चाहिए कि उन्हें देखें और सबक हासिल करें कि आज हम किस बेराह रवी का शिकार हो चुके हैं। हम मुशायरों पर क्या कर रहे हैं? क्या वजह है कि वहां की शायरी हमें पसंद आती है? हम हाफी को पसंद करते हैं, या हम उमैर नजमी को पसंद करते हैं, या हम अली जरियून को पसंद करते हैं, या हम शायरात में अंबरीन हसीब को पसंद करते हैं? क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप सुमैया, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने पाकिस्तान की किसी शायरा को तरन्नुम से गजल गाते हुए सुना? नहीं, बस ये शायद नहीं, सारे मैंने सवालों तो का नहीं जवाब, सुना मतलब। ये सारे सवालों का वही मैं जवाब कह रही है। हूँ। हमने शायरी को गलेबाजी की चीज बना दिया। हम शायरी नहीं देखते, हमें तरन्नुम चाहिए, हमें म्यूजिक चाहिए, हमें इंटरटेनमेंट चाहिए। लिहाजा हमारे यहाँ क्या हुआ कि शायरी के नाम पर ये सब होने लगा। जो शायरात हैं उनमें भी तरन्नुम, अब आप देखें ज्यादातर शायरात तरन्नुम की शायरात है। हम तरन्नुम, इस तरन्नुम के चक्कर में क्या हुआ कि मुता शायरों की एक फौज तैयार होने लगी। वो शायर जो घरों में बैठे हैं, जो कहीं आने जाने के नहीं, या जो कहीं आ जा नहीं सकते, वो अपना कलाम उन लोगों को दे रहे हैं। मेरे पास बड़ी मुसद्दिका इत्तलात हैं, आधे आधे पे भी तय होता है, मुशायरे में जाएंगे, जितना मुआवजा मिलेगा आधे आपके आधे हमारे, पर गजल कितने रुपए की लेंगे ये भी तय हो जाता है, ये सब होता है। तो ये जो हमारे यहाँ एक जौक पैदा हो गया ना, कि शायरा अगर है तो हमें उसे गाते हुए सुनना है, हमें उसका तरन्नुम सुनना है, इस जौक ने वो बेराह रवी पैदा की कि हमारे यहाँ मुताशायरों की एक फौज पैदा होनी शुरू हो गई। 12 साल का लड़का बेहतरीन तरन्नुम से गा रहा है, हम उस पर नोट लुटा रहे हैं, हम वाहवाही कर रहे हैं। अरे यार, वो 12 साल का वो शेर कह सकता है, आप बताइए, लेकिन हम उसे शायर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, हम उसे शायर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, या हम उसे शायर के तौर पर ले रहे हैं। तो बेराह रवी पैदा हो गई। ये जो हमारी बदजौकी पैदा हुई कि हमने गाने को और तरन्नुम को सब कुछ समझ लिया, यहां से फिर एक बदजौकी पैदा होती है और मुताशायरों की एक तैयारी, एक लिस्ट आनी शुरू हो जाती है कि जिसकी आवाज अच्छी है, अरे तुम मुशायरों में आओ, तुम्हारी तो आवाज बहुत अच्छी है, कलाम, अरे कलाम तो मिल ही जाएगा, आप आइए। तो ये सब हो रहा है आजकल मुशायरों में। ये वो बेराह रवी पैदा हो गई। वहां पर ये बेराह रवी नहीं है, वहां तरन्नुम नहीं सुनी जाती, वहां की शायरा भी आती है तो बेहतरीन तहत में कलाम पढ़ती है। फिर दूसरी बात, वहां की शायरी का लहजा हमारे यहाँ के लहजों से बहुत मुख्तलिफ है, हमारे यहाँ के लहजों से मुख्तलिफ है, और वो लहजा पसंद किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो बहरहाल ये फर्क तो देखिए सामने आना ही है, और ये सब तो होगा, इसको तो आप नहीं रोक पाएंगे। जी। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अब अगर बात की जाए, अगर आप कोई कोई शेर अच्छा सा बीच में आप थोड़ा सा कड़वी बातें एक तरह से हम लोग कर रहे हैं बैठ करके, अगर उस बीच में कोई अच्छा सलमानी शेर अगर आप अर्ज कर दें अपना, तो थोड़ा सा माहौल में मिठास सी पैदा हो जाए। अच्छा, जो जो तलखी तलखी आ गई है उसे आप थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं। जी, सुन पा रही हैं क्या आप मुझे? जी जी, इरशाद। हाँ हाँ, तो चलिए, बहरहाल मैं सुनाता हूँ भाई। और यकीन जानिएगा, इस गुफ्तगू के बाद बहुत से दुश्मन मेरे पैदा हो जाएंगे, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बहरहाल, लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है, जो हक है, हमें हमेशा वही कहना चाहिए। और आप वक्तिया तौर पर इससे रूगर्दानी कर सकते हैं, मुंह फेर सकते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है वो सब मैंने मिनोअन आपके सामने पेश कर दिया। बहरहाल, चलिए भाई, जब आपने याद दिलाया तो अच्छा ये है कि बीच में थोड़ी थोड़ी शायरी भी होती रहे। कि आप एक बार मुझे कंफर्म करें, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। मतलब ये है कि ताबीरों से छीन के लाने इरशाद। पड़ते हैं, ताबीरों से छीन के लाने पड़ते हैं, तुमको पता है ख्वाब जलाने पड़ते हैं। वाह। ताबीरों से छीन के लाने पड़ते हैं, आने तुमको पड़ते हैं। पता है ख्वाब तुमको जलाने पड़ते हैं। और शेर ये है कि फूल किसी को
तोहफे में नहीं देता मैं, फूल किसी अच्छा। को तोहफे में नहीं देता मैं, फूल किताबों में दफनाने पड़ते हैं। वाह वाह वाह, फूल किसी को तोहफे में नहीं क्या देता खूब। मैं, फूल किताबों जी। में दफनाने पड़ते हैं, फूल एक चेहरे से ध्यान हटाने वाह, की खातिर, एक चेहरे से ध्यान हटाने की खातिर, कितने चेहरे ध्यान में लाने पड़ते हैं। आने एक पड़ते चेहरे हैं। से वाह वाह, ध्यान हटाने की खातिर, क्या बात। कितने चेहरे ध्यान में लाने पड़ते हैं, जब कोई चीज औकात क्या से बात। बाहर होती है, जब कोई चीज औकात से बाहर होती है, उल्टे सीधे बाहर हो। दाम लगाने पड़ते हैं। जब कोई चीज बहुत औकात अच्छे, से बहुत बाहर अच्छे। होती है, बहुत शुक्रिया, बात उल्टे बाहर सीधे होती है। दाम लगाने उल्टे पड़ते सीधे हैं, उसकी दाम गली से लगाने पड़ते। वापस तो आ जाता हूँ, उसकी गली से वापस तो आ जाता हूँ, पर रास्ते में कई जमाने पड़ते हैं। उसकी बहुत गली से अच्छे। वापस तो आ जाता हूँ, पर रास्ते में कई जमाने पड़ते हैं। कमाने पड़ते बैठे बैठे तेरी याद आ जाती है, बैठे बैठे तेरी याद आ जाती है, हैं। और फिर सबको शेर सुनाने पड़ते हैं। बैठे बहुत बैठे तेरी अच्छे, बहुत याद अच्छे, आ जाती है, और फिर बहुत सबको अच्छे। शेर सुनाने पड़ते हैं। खेल सुनाने नासिर पड़ते हैं। मुझको अपनी सुध-बुध थोड़ी है, नासिर मुझको अपनी सुध-बुध थोड़ी है, उसकी खातिर बाल बनाने पड़ते हैं, उसकी खातिर बाल बहुत बनाने अच्छा, पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा कि वही लहजा जो नौजवान जिसे पसंद कर रहे हैं, जो नौजवान दिलों की तर्जुमानी है, तो बिल्कुल आप उसी अंदाज में, उसी लहजे में शेर कहते हैं, और जिसकी वजह से आप तमाम नौजवान की आंखों का तारा बने हुए हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो दरबारी शायरी जिसे कहा जाता है, हालांकि मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन मैं दरबारी शायरी को समझती हूँ कि क्या दरबारी शायरी की मानी है। बहुत सारे शेर पिछले दिनों कहे गए, जिसमें तमाम ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके लिए नाम लेकर के, हालांकि एक शेर ऐसा है जो एक शेर पढ़े वो तमाम लोगों पर बैठा हो। गजल कहना, शेर कहना, पढ़ना, आपको नहीं लगता कि इस तरह की शायरी जो शायरी का म्यार है वो डगमगाता है कहीं ना कहीं? देखिए, बाबा का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। तो किस तरह से वो दूसरा मिसरा क्या था, हर कुत्ते के निवाला आगे, डाल देती है। कि हर कुत्ते असल के आगे फनकार शाही जो टुकड़ा होता है, डाल देती है। शाही टुकड़ा डाल देती है। देखिए, ये जो दरबारी शायरी है, ये आज के हमारी कोई नई चीज नहीं। अगर आप उर्दू की क्लासिकल शायरी पर नजर डालें, तो जो कसीदा है, जो हमारे शाही सल्तनत जी और महलों में जो रिवाज रहा कसीदा गोई का, और शोरा इकराम ने जी बादशाहों के और सलातीन के और फरमारवाओं की खिदमत में जो कसीदे लिखे, तो आप देखिए उन कसीदों के जी पीछे जो उनका मंशा होता था वो क्या होता था। कसीदों के पीछे मंशा होता था कि फरमारवा खुश हो जाए और उसके बदले में इनाम और इकराम से नवाज दिया जाए, यही उनका मंशा होता था। आजकल भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत की हमारे यहाँ कहते हैं लल्लो चप्पो करते हैं, हुकूमत के साथ रहते हैं, हुकूमत की जबान में शायरी करते हैं। ऐसे लोग हैं। मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि एक शायर कांग्रेस पार्टी के स्टेज पे भी खड़ा हुआ शायरी कर रहा है, एक शायर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इलेक्शन लड़ा रहा है, वही शायर बसपा बहुजन समाज पार्टी को भी इलेक्शन लड़ाता है, वही शायर समाजवादी पार्टी के भी स्टेज से खड़ा होता है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आपने शायर शायरी को बांदी बना दिया। शायर जो अपने कलम से इनकलाब लाता था,
شاعر جو اپنے قلم سے تلوار کا کام لیتا تھا، آج آپ نے اس قلم کو، بشیر بدر کا شعر ہے، کوئی حرف تجھ پہ نہ آئے گا، یہ زباں کسی نے خرید لی، یہ قلم کس بکا ہوا، اس طرح سے وہ شعر ہے. آج وہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن ایسے شاعروں کی تعداد انگلیوں پر گینے جانے لائق ہے. اور ان لوگوں نے حکومت کی طرفداری کر کے اپنا وقار کھو دیا ہے. انہیں سارے ہندوستانی جان گئے ہیں، ساری دنیا انہیں جان چکی ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارے سامعین ان کی اصلیت کو پہچان چکے ہیں. ایسے شاعر جو درباری شاعر ہیں اور جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ایسے شاعروں کا ہماری شاعری میں وقتی طور پر وہ مشہور ہو سکتے ہیں، وقتی طور پر لوگ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ادبی تاریخ میں ایسے شاعر سوائے ضمیر فروشوں کے دوسرا نہیں کہلائیں گے. شاعر کا کام حق اور سچ بولنا ہے، شاعر کا کام بے باکی کا مظاہرہ کرنا ہے. میرا ایک شعر ہے کہ عجیب رسم چلی ہے کہ شاعران جہاں قلم کو بیچ کے حاصل کوئی خطاب کرے. آج وہ ہو چکا ہے، ہم خطابوں کے لیے، لیکن وہاں ایسے بھی لوگ ہیں، وہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب حکومت کچھ غلط قدم اٹھاتی ہے تو احتجاج کے طور پر ایوارڈ واپس کر دیتے ہیں، اعزاز واپس کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ایوارڈ واپسی گینگ. ارے ایوارڈ واپسی گینگ کہہ کر آپ انہیں گالی دینا چاہ رہے ہو؟ تم اس قابل بنو تو صحیح کہ تمہیں ایوارڈ ملے اور تم اس ایوارڈ کو حکومت کے منہ پہ دے کے مارو اور تم کہہ سکو کہ حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں. حکومت جب جب غلط فیصلے کرے گی، حکومت جب جب غلط قدم اٹھائے گی، ہمارے شاعروں کو، ہمارے فنکاروں کو، ہمارے ادیبوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے قلم سے انقلاب برپا کریں، اپنے قلم کو تلوار کے طور پر استعمال کریں. ان کے قلم میں وہ طاقت ہے جو توپ میں نہیں ہے، جو تلوار میں نہیں ہے، جو بندوق میں نہیں ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ اس پروفیشنلزم میں شاعری کو جو پروفیشنلی بنا دیا کہ بھائی ہمیں تو صرف مشاعرے چاہیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا سماج میں ہو رہا ہے، کیا حکومت کر رہی، ہمیں مشاعرے ملتے رہنے چاہیے. بہرحال یہ ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ بھائی ان کا پروفیشن اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہے کچھ بھی کریں، لیکن میں ایسے لوگوں کو قطعی اپریشیٹ نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں کو جینوین شاعر نہیں مانتا جن کی شاعری حکومت کی طرفداری کرے، جن کی شاعری مصلحت آمیزی کا مظاہرہ کرے، اور جن کی شاعری ان کے دل کی آواز نہ ہو بلکہ حکومت کی آواز بنے. ایسے شاعروں کو بھائی میں تو کسی خانے میں رکھتا نہیں. آپ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ مجھے کچھ سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن دیکھیے شاعری جو ہے وہ دل کی آواز ہے، ہمارے دل سے جو، اور دل سب سے بڑا منصف ہے، ہمارے دل سے جو نکلتی ہے رقم کرتے رہیں گے، آپ اسے رقم کیجئے. لیکن اگر آپ مصلحت کوشی پر اتر آتے ہیں، آپ حکومت کی رضامندی اور حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شاعری کرتے ہیں، تو یہ درباری شاعری ہے. اس درباری شاعری کا جو مستقبل ہے وہ چند لمحوں کا، کچھ دنوں کا، کچھ وقت کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ادب میں اور شاعری میں زندہ نہیں رکھ سکتا. بالکل ناصر صاحب. اب کیونکہ وقت ہو چلا ہے کہ اس کا اختتام ہوں آج کے مختلف انداز کا، میں چاہتی ہوں جس غزل کی آپ نے تذکرہ کیا تھا پروگرام کی آغاز میں، آپ اس غزل سے ہم لوگوں کو سنائیں اور لطف اندوز جی کریں جی ہم لوگوں بالکل کو. بالکل. بہت اچھی گفتگو رہی، بہت سے ایسے ٹاپکس جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھے کہ آپ اس طرح کے سوالات پوچھ سکتی ہیں یا میں ایسے جوابات دے سکتا ہوں. اب اس ڈسکشن کے بعد کیا ہونا ہے، مجھے لوگ گالیاں بھی دے سکتے ہیں، لوگ بہرحال جو کچھ بھی کریں گے، لیکن جو سچ تھا، جو حق تھا، میں نے بے باکی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ساری دنیا میں یہ سب دیکھا جا رہا ہے. بہرحال جیسا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا اور میں نے بتایا تھا. ناصر صاحب بیچ میں آپ کو بس یہاں پہ یوں روکنا چاہ رہی ہوں کہ دنیا کچھ بھی سمجھے، مخالفین کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، لیکن آپ ایک جینوین شاعر کی حیثیت سے ہیں، اور یہ آپ کے اوپر اس چیز کا ایک طریقے سے اسٹیمپ لگ چکا ہے کہ آپ ایک جینوین شاعر ہیں. دیٹس آل. ایک شاعر کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ جو شاعر ہے تو وہ شاعر ہی ہے. بس باقی اور کیا جی نقصان، کوئی بالکل. کیا فائدے ہوں گے، وہ بعد ہاں میں دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال جو ہمارا زندگی کا بالکل مقصد ہے وہ پورا ہوا کہ ہم غلط بات پہ آواز اٹھائیں گے. دیٹس آل. اب بالکل آپ اپنی غزل جلدی سے بالکل. سنا دیں.
جی میں سناتا ہوں. عرض کیا ہے کہ سوچا تھا تم نے درہم و دینار دیں گے لوگ، سوچا تھا تم نے درہم و سوچا دینار دیں گے لوگ، دینار دیں گے، سر کاٹ دیں گے پھر تمہیں دستار دیں گے لوگ. سوچا تھا تم نے واہ، درہم و دینار دیں گے لوگ، سر کاٹ دیں گے دیں پھر گے، تمہیں سر دستار کاٹ دیں گے لوگ. دیں تمہیں دستار. اور پھر یہ ہے کہ افلاس و تنگ دستی کا اعجاز یہ بھی ہے، افلاس و تنگ دستی کا اعجاز یہ بھی ہے، مانگو گے گر قلم تمہیں ہتھیار دیں گے لوگ. افلاس و تنگ دستی کا واہ، اعجاز یہ بھی ہے، مانگو گے اعزاز گر یہ قلم بھی ہے، ہتھیار دیں گے لوگ. اور نہ دیں مجرم گے. رہا ہوئے ہیں تو معصوم قید ہیں، مجرم رہا ہوئے ہیں تو معصوم قید ہیں، کس کو خبر تھی ایسی بھی سرکار دیں گے لوگ. مجرم بہت رہا اچھی، ہوئے بہت اچھی. ہیں، کس کو خبر تھی ایسی بھی کس کو سرکار پتا دیں گے ہے لوگ. کہ سرکار دیں اور گے. دیکھیے یہ اگلے دو شعر میرے مزاج سے آ رہے ہیں، میرے مزاج کی نمائندگی کر رہے ہیں. دیکھیے گا کہ سچ بولنا ہے جرم یہ منظور ہے مگر، سچ بولنا ہے جرم یہ منظور ہے مگر، ایک جرم کی سزا مجھے 100 بار دیں گے لوگ. سچ بولنا ہے جرم یہ منظور ہے مگر، ایک جرم کی سزا مجھے 100 بار دیں گے لوگ. اور یہ شعر دیکھ لیں کہ بولوں بہت اگر اچھی. میں جھوٹ مر جائے گا ضمیر، بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. بولوں اگر میں جھوٹ تو بہت مر اچھی، جائے گا بہت. ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. اور غزل کا آخری شعر ہے کہ بہت اچھی. میں میں ہی کروں گا شہر کی مٹی کو سرخرو، میں ہی کروں گا شہر کی مٹی کو سرخرو، میرے ہی خون سے چھاپ کے اخبار دیں گے لوگ، میرے ہی خون سے چھاپ کے بہت اچھی. اخبار دیں گے لوگ. بہت شکریہ. بہت بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت. بالکل آج کل کا جو ماحول ہے اس کی عکاسی کرتی ہوئی یہ غزل آپ نے سنا. سامعین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ آپ آئے، ہمارے پروگرام کو آپ نے وقت دیا، مختلف انداز کی غزلیں سنائی، اپنے ایک مختلف انداز آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر امروہی مختلف انداز میں، اور پھر انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.